मेरा नाम डॉक्टर रवि कृष्णा है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। पहले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पे काम किया है और अभी मैं किंग सनशाइन हॉस्पिटल हैदराबाद पे काम कर रहा हूँ। आज का सेशन का बारे में मैं सिर्फ कीमोथेरेपी के बारे में, मतलब कीमोथेरेपी कोई भी पेशेंट कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद कीमो स्टार्ट करने के पहले क्या क्या चीज जानना जरूरी है और वो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स क्या होता है, कीमोथेरेपी क्या होता है, वो सब कुछ इस सेशन में बात करने के लिए कोशिश कर लेता हूँ। आज का सेशन पे ये सारा डिस्कशन करने के लिए प्लान है। कीमोथेरेपी क्या है, उसका पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है और इसका मैनेज कैसा करना है, और हर कीमोथेरेपी सेशन पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, और कीमोथेरेपी के अलावा और कोई जनरल क्वेश्चंस है तो उसको भी आंसर करने के लिए कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले लंग कैंसर का सिम्टम्स। आपको सब लोग को पता है, अगर पेशेंट को बहुत दिन से परसिस्टेंट खांसी हो रहा है और नहीं है तो सांस लेने का तकलीफ, चलने के टाइम पे बिल्कुल सांस लेने का तकलीफ होना, बार बार छाती का अंदर रिपीटेड इन्फेक्शंस होना, और खांसी करने के टाइम पे कुछ ब्लड गिरना, और अनएक्सप्लेन्ड लाइक वजन लॉस होना, भूख कम लगना, ये सारा लंग कैंसर का सिम्टम्स होता है। खांसी, सांस लेने का तकलीफ, छाती का अंदर इन्फेक्शंस और खून निकलना खांसी में, वजन कम होना और भूख कम लगना। अगर ये सिम्टम्स है तो जरूर डॉक्टर के पास जाइए और चेक करना जरूरी रहता है कैंसर कुछ रूल आउट करने के लिए। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैंसर आने का कारण क्या क्या होता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से हमको कैंसर आने का चांसेस है। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण क्या है कि ना, स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होने का चांसेस है। और 40% ऑफ लंग कैंसर पेशेंट्स में बिना स्मोकिंग में भी लंग कैंसर आने का चांस रहता है। ऐसा नहीं है सिर्फ स्मोकिंग करने वालों को कैंसर आता है, बिना स्मोक करने वाला पेशेंट्स को कैंसर नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेजॉरिटी स्मोक किया है तो इसका रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन नॉन स्मोकर्स, लेकिन स्मोकिंग नहीं करने वालों को भी बहुत सारा कारण की वजह से, लाइक रेडिएशन एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर, और किसी फैमिली में कुछ हिस्ट्री है, उसकी वजह से भी कैंसर होने का चांसेस है। ये ऐसा नहीं सोचना है कि आप लोग स्मोक नहीं कर रहे हैं आप लोग का लंग कैंसर नहीं आता है करके तो नहीं सोचना है, क्योंकि इसका कैंसर के लिए बहुत सारा कारण भी है। एक एक क्लासिकल एग्जांपल है, हर बार मैं हर पेशेंट को दिखाना चाहता हूँ। इधर देख सकते हैं आप, एक्सरे पे एक पेशेंट खांसी के साथ आया था, और एक्सरे करने के बाद इधर आप देख सकते हैं राइट साइड एक छोटा सा नोड्यूल जैसा दिख रहा है, गांठ जैसा। वही पेशेंट को हमने सीटी स्कैन किया है। आप सीटी स्कैन पे देख सकता है इधर एक छोटा सा बड़ा, छोटा नहीं, बड़ा बड़ा गांठ तो है। और वही सीटी स्कैन पे पेशेंट का कुछ पॉकेट पे आपको एक दिख रहा होगा, ये लाइटर है और ये सिगरेट्स है। दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल। पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर है और वो सीटी स्कैन करने के टाइम पे भी वो सिगरेट्स को पॉकेट से नहीं निकाला था। दैट इज द रीजन, वो कारण है इस पेशेंट को ये घाट आने का, और वो कैंसर जैसा निकला। अगर कोई भी पेशेंट को ऐसा कुछ सिम्टम्स हो रहा है तो कैंसर कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहला चीज क्या है कि थोड़ा टुकड़ा निकाल के उसको टेस्टिंग के लिए बेचना पड़ता है, उसका हम बायोप्सी बोलता हूँ। बायोप्सी जनरली 3 तरीका का रहता है। मतलब बायोप्सी सबसे पहले टुकड़ा निकालने के बाद हम माइक्रोस्कोपी के नीचे रख के उसको चेक किया जाता है, अगर वो कैंसर जैसा दिख रहा है, नहीं तो इन्फेक्शन जैसा दिख रहा है, क्या है करके। उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए हम एक स्पेशल टेस्ट करना पड़ता है, उसका नाम IHC, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। और एक बार ये टेस्ट होने के बाद, कैंसर कंफर्म होने के बाद, स्पेशली लंग कैंसर में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का आजकल बहुत सारा चल रहा है। और बिना मॉलिक्यूलर टेस्टिंग आजकल लंग कैंसर का ट्रीटमेंट तो नहीं होता है। और सब लोग को पता है, NGS करके एक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का स्टडी है, उसमें हमको सारा म्यूटेशंस का पता चल जाता है। सो इवेंट सीक्वेंस ये रहेगा, सबसे पहले हम टुकड़ा निकाल के उसको माइक्रोस्कोपी के अंदर चेक करना पड़ता है। उसके बाद अगर उसमें कैंसर जैसा लक्षण दिख रहा है तो उसको कंफर्म करने के लिए हमको IHC करना पड़ेगा। और एक बार कैंसर कंफर्म होने के बाद ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, लाइक कौन सा तरीका का म्यूटेशंस है बॉडी पे चेक करने के लिए एक मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करना पड़ता है। और उसके बाद पेशेंट का स्टेज जानना जरूरी है। और ये स्टेज कंफर्म करने के लिए हम बहुत सारा तरीका का इमेजिंग करता है, लाइक CT स्कैन, पेट स्कैन, बोन स्कैन। ये हर आदमी को पेट स्कैन करने का जरूरत नहीं है, लेकिन पेशेंट का स्टेज के हिसाब से, पेशेंट का सिम्टम्स के हिसाब से ये तीनों में चूज कर सकता है। CT स्कैन अलॉन्ग विद बोन स्कैन, नहीं है तो पेट CT। और उसके बाद कोई भी पेशेंट को थेरेपी, कोई भी थेरेपी लाइक सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, कोई भी थेरेपी देने के पहले पेशेंट सच में ट्रीटमेंट के लिए फिट है क्या देखने के लिए ये सारा टेस्ट करना जरूरी है, लाइक CBP, किडनी का फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ECG, 2D एको। कोई भी पेशेंट का अगर कैंसर जैसा लक्षण है ये सारा चीज करना जरूरी है।
सबसे पहले उसको कंफर्म करना पड़ता है बायोप्सी के साथ। सेकेंड, उसको स्टेज करना पड़ता है स्कैन्स करके, कोई भी सीटी स्कैन और पेट स्कैन। और उसके बाद पेशेंट फिटनेस देखना जरूरी है, और फिटनेस के लिए ये सारा टेस्ट करना जरूरी रहता है। कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, मैं सबसे पहले बिना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले ये सारा चीज पेशेंट को बताने के लिए कोशिश कर लेता हूँ। और ये मेरा मानना है, बिना ये सब कुछ पता करके कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट तो स्टार्ट नहीं करता है। उसमें सबसे पहला चीज क्या है कि कैंसर है क्या नहीं, वो सबसे पहला क्वेश्चन है। और मैं पहले ही बताया था, बायोप्सी के बाद हमको पता चल जाएगा और आईएचसी कंफर्म किया जाएगा हमारे उसको कैंसर है क्या नहीं है। सबसे पहला सवाल कैंसर है और नहीं है, और उसका जवाब हम बायोप्सी के थ्रू पता कर सकता है। और अगला सवाल ये रहना चाहिए, कौन सा जगह पे कैंसर फैला हुआ है, कौन सा जगह पे बीमारी है। मतलब बॉडी पे अगर लंग पे कुछ गांठ दिख रहा है तो सिर्फ उधर ही कैंसर है क्या, और नहीं है तो उस जगह से कोई दूसरा जगह को स्प्रेड हुआ है, और ऑपोजिट लंग का स्टेटस क्या है, और नोड्स का स्टेटस क्या है, और लिवर का, बोन्स का, ब्रेन का, ये सारा चीज को हमको जानना जरूरी है। और ये ऑर्गन स्प्रेड हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो भी जानना जरूरी है। सबसे पहला चीज कैंसर है क्या नहीं है। दूसरा, कौन सा जगह पे ये स्टार्ट हो रहा है। और तीसरा, कौन सा तरीका का ये कैंसर है। ऐसा नहीं है कैंसर ये सिंगल टर्म करके, कैंसर में भी बहुत सारा तरीका का कैंसर रहता है। ये टाइप जानना क्यों जरूरी है कि इसके ऊपर हमारा थेरेपी चेंज हो जाता है। अगर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है तो एक तरीका का कीमोथेरेपी देता है, एडिनो कार्सिनोमा है तो और एक तरीका का कीमोथेरेपी। इसीलिए कैंसर टाइप भी जानना जरूरी है। और इसका अगला थिंग, स्टेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली कैंसर स्टेज पे 4 स्टेज रहता है, 1, 2, 3 और 4। दीज आर द स्टेजेस ऑफ द कैंसर। और डिपेंडिंग ऑन लाइक मतलब पेशेंट कौन सा स्टेज पे है, उसके हिसाब से हमका ट्रीटमेंट ये सारा चेंज हो जाएगा। 4 स्टेजेस ऑफ कैंसर रहेगा, पहला, 2, 3 और 4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इंटेंट, ट्रीटमेंट लेने का उद्देश्य क्या है। इंटेंट मतलब उद्देश्य, ये ट्रीटमेंट हम क्यों लेना चाहते हैं, क्यों लेना है, और डॉक्टर साहब ये सारा ट्रीटमेंट हमको क्यों बता रहे हैं। अगर हमारा कैंसर क्यूर हो जाएगा क्या, और नहीं है तो सिर्फ कंट्रोल की बात चल रहा है। ये दोनों दोनों पे एक ट्रीटमेंट का इंटेंट सबसे पहले जानना जरूरी है। अगर आपका कैंसर पूरा क्यूर हो जाएगा और सिर्फ बात बीमारी को कंट्रोल करके जिंदगी को लंबाई करने के लिए बात चल रहा है, ये जानना सबसे जरूरी है। मैं आपको ये ग्राफ में दिखाना चाहता हूँ ये इंटेंट का मतलब क्या होता है। अगर मान लो जनरली हम स्टेजेस को 1, 2, 3 और 4 को ऐसा थोड़ा अलग करके दिखा देता हूँ। 1, 2, 3 माने स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज कैंसर एक ही जगह पे रहता है उतना, मतलब बाकी ऑर्गन्स को स्प्रेड नहीं होने वालों बीमारी को 1, 1, 2, 3 स्टेजेस बोलता हूँ। जनरली क्या रहता है ना, इन 1 और 2 और 3 स्टेजेस कैंसर पे हम कोई भी कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी कुछ भी करके इस बीमारी को 0 तक लेके आना है, ये हमारा उद्देश्य रहता है, इंटेंट। अगर मान लो आपका बीमारी, कोई भी कितना भी बीमारी है, अगर उसको हम 100% करके सोचा है तो हम थेरेपी से, कोई भी, ये इसमें सर्जरी हो सकता है, कीमोथेरेपी हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी हो सकता है, ये तीनों से, और नहीं है तो एक से, उसको 100 से लेके 0 तक लेके आना, ये इंटेंट रहता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 को, इसको हम बोलता है क्यूरेटिव। इसका मतलब है हम बीमारी को पूरी तरीका से 0 किया है और इसका वापस आने का चांसेस को थोड़ा कम किया है। ये क्यूरेटिव इंटेंट बोलता है। लेकिन एक बार 0 होने के बाद उधर काम नहीं खत्म होता है, उसके बाद भी पेशेंट को हर 3-3 महीना, 4-4 महीना पे फॉलो पे रहना जरूरी है। क्योंकि एक बार बीमारी 0 होने के बाद भी फिर से वापस आने के चांस थोड़ा रहता है। पहला स्टेज वालों को चांस थोड़ा कम रहता है, तीसरा स्टेज वालों को फिर से वापस आने के चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। इसीलिए फॉलोअप में रहना भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन स्टेज 4 पे ट्रीटमेंट कैसा रहता है ना, ये अगर मान लो ये बीमारी 100% आप सोच रहे हैं तो हम कीमोथेरेपी और कोई भी थेरेपी देके इसका कुछ तक इसको कम करने के लिए कोशिश कर रहा है। मान लो ये 100% है, थेरेपी देने के बाद अगर 100 से 40, 100 से 30 और 20 होने तक चांसेस है, और उतना तक कम करने के बाद ऐसा ही इसको बीमारी को कंट्रोल कर, कंटिन्यूअसली कीमोथेरेपी देके उसको कंटिन्यूअसली कंट्रोल पे रखना जरूरी रहता है। उसके बाद भी अगर कंटिन्यूअस कीमोथेरेपी लेने के बाद भी कुछ समय के बाद, ये दिन हो सकता है ना, ये तो महीने और साल में भी ये कीमोथेरेपी कैंसर फिर से बढ़ने का चांस रहता है। अगर ऐसा बढ़ गया तो हम फिर से इसको दवा चेंज करना पड़ेगा, फिर से इसको नीचे लेके आना पड़ेगा।
इसका इसका फर्क क्या है कि स्टेज 4 पे हम बीमारी को जीरो नहीं कर रहा, इसको इसमें सिर्फ बीमारी को थोड़ा कम करके और कम होने वाला बीमारी को कंट्रोल पे रख रहा, और फिर से वो बढ़ना शुरू हो गए तो दवा चेंज करके फिर से इसको कम करना। सो स्टेज 4 पे ऐसा रहता है। लेकिन ये देख के थोड़ा डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 100, मैं स्टेज 4 की बात कर रहा हूँ ना, जीरो तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 100 को 70, 100 को 60, 100 को 20 और 10 भी होने का चांसेस है कुछ पेशेंट्स में, स्पेशली लंग कैंसर्स में। आजकल ये सारा म्यूटेशंस आने के बाद ये टारगेटेड थेरेपी से 100 से 10 तक और 10 के नीचे भी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर बीमारी इतना अच्छा का कंट्रोल मतलब कम हुआ है तो वो लंबा समय तक कंट्रोल पे रहने का चांस रहता है। सो ये जानना जरूरी, इंटेंट का मतलब, अगर आपका बीमारी को जीरो करके उसके बाद फॉलो कर रहे हैं क्या, नहीं है तो आपका बीमारी को थोड़ा कम करके उसका कंट्रोल पे रख के जिंदगी को और इसका जीवन को लंबाई कर रहे हैं क्या, ये जानना जरूरी है। और ये दोनों ट्रीटमेंट्स पे फर्क है। सो अगर मान लो आपका पेशेंट का कोई भी स्टेज है, अगर एक स्टेज 4 का कैंसर है, मैंने इंटेंट तो बता दिया, लेकिन सिर्फ बीमारी को थोड़ा कम करके उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, वो बीमारी को कम करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहता है, बीट कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारा चीज हर पेशेंट के हिसाब से, हर पेशेंट का म्यूटेशन स्टेटस के हिसाब से और कैंसर का टाइप के हिसाब से हम चेंज करके पेशेंट को कंटिन्यूअसली देना पड़ता है स्टेज 4 पे। अगर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पे लिमिटेड ड्यूरेशन, मान लो 2 महीना 3 महीना का ट्रीटमेंट, मतलब कैंसर कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट काफी रहता है सर्जरी के साथ। सो इसके बाद ये ऑप्शंस देखने के बाद क्या क्या ऑप्शंस है और हर ऑप्शन का क्या साइड इफेक्ट्स है और क्या रिस्क है, और हर ऑप्शन का बेनिफिट कितने मिलने वाला है, और ये रिस्क और बेनिफिट, नुकसान और बेनिफिट में कितना फर्क है और कौन सा ज्यादा है, और हर ऑप्शन का कितना खर्चा होता है, ये सारा पता करने के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बेटर है। तो कैंसर है क्या नहीं है, कौन सा जगह पे कैंसर है, और कौन सा टाइप का कैंसर है, कौन सा स्टेज का कैंसर है, और ट्रीटमेंट लेने का उद्देश्य क्या है, और क्यूर कर रहा है तो और कंट्रोल कर रहा है तो ये दोनों करने का क्या क्या ऑप्शन है, और ईच ऑप्शन का रिस्क क्या है और साइड इफेक्ट्स क्या है, बेनिफिट क्या है, और दोनों में ज्यादा कौन सा है, मतलब रिस्क अगर ज्यादा है तो कोई भी डॉक्टर आपका इलाज शुरू नहीं करता है, अगर बेनिफिट ज्यादा है तो तभी इलाज लेना पड़ता है, और ईच ऑप्शन का कॉस्ट कितना रहता है, ये सारा पता करने के बाद ही इलाज करना स्टार्ट करना बेटर। सो हम इस सेशन पे स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस अबाउट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बारे में एक बार पूरा जानना जरूरी है। सो कीमोथेरेपी क्या होता है और कैसा दिया जाता है। कीमोथेरेपी इज नथिंग बट ये दवा है, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करके और कैंसर सेल्स को रोकने के लिए ये मदद करता है। ये गोली के रूप में, मतलब टैबलेट का रूप में आता है और इंजेक्शन का रूप में आता है। टैबलेट वाला कीमोथेरेपी मुंह से ले सकता है, अगर इंजेक्शन वाला कीमोथेरेपी है तो वो सलाइन पे मिक्स करके नस के द्वारा देना पड़ता है। अगर हर सेशन 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक और 4 घंटे तक रहता है, ये हर कीमोथेरेपी हर सेशन का ड्यूरेशन। हर साइकिल साइकिल का मतलब हर एक साइकिल का गैप कितना रहता है जनरली। सो ये 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते तक रहता है हर साइकिल का गैप। और ऐसा कितना साइकिल कीमोथेरेपी देना है, जनरली ये डिपेंड हो जाता है स्टेज की हिसाब से। अगर अर्ली स्टेजेस है तो मैंने पहले ही बताया था, कीमोथेरेपी और सर्जरी और रेडिएशन के बाद कुछ लिमिटेड ड्यूरेशन तक, मतलब कुछ समय तक, 3 महीना 4 महीना तक कीमोथेरेपी दिया है तो काफी है। मतलब मान लो 4 साइकिल और 6 साइकिल 3-3 हफ्ते वाला। अगर स्टेज 4 का कैंसर है देन इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम बीमारी को जीरो तो नहीं कर रहा हूँ, कीमोथेरेपी देके बीमारी को सिर्फ बहुत कम तक लेके आ रहा हूँ, और उसके बाद भी आप आपका कीमोथेरेपी की वजह से सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहा है, तब तक ये बीमारी आपको तब तक ये कीमोथेरेपी आप कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। सो स्टेज 4 पे नंबर ऑफ साइकिल्स का मतलब जब तक आपका बीमारी कंट्रोल पे रहेगा और जब तक आपका कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, तब तक ये कीमोथेरेपी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और आपको कैसा पता चल जाता है अगर बीमारी कंट्रोल पे है नहीं है, हर 4-4 साइकिल के बाद हम एक स्कैन करके देख लेता हूँ अगर बीमारी कम हो रहा है क्या और उतना ही है और बढ़ रहा है। अगर कंट्रोल पे है और कम हो रहा है, वही दवा जनरली कंटिन्यू किया जाता है। अगर बीमारी स्कैन में बढ़ रहा
फिगर में दिखाया था, तब बीमारी इंजेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, कीमोथेरेपी रेजिमेंट्स को चेंज करके फिर से दूसरा तरीका का कीमोथेरेपी ट्राई करना पड़ता है। अगर मान लो कोई पेशेंट का सीवियर साइड इफेक्ट्स हो रहा है वही कीमोथेरेपी, लेकिन बीमारी कंट्रोल पे, देन वो कीमोथेरेपी का डोज थोड़ा कम करके वही कीमोथेरेपी को कंटिन्यू किया जाता है। सो दिस इज द नंबर ऑफ साइकिल के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंकरेंट मेडिकेशन, मतलब मान लो पेशेंट का बीपी है, शुगर है, थायराइड है, और उसके साथ पेशेंट बहुत लंबा समय से ट्रीटमेंट लिया होगा, मतलब ट्रीटमेंट थायराइड का टैबलेट, बीपी का टैबलेट, और वो सारा मेडिकेशन कीमोथेरेपी मेडिकेशन के साथ ले सकता है क्या? जरूर लेना है, ठीक है। सो लेकिन डॉक्टर को बताना जरूरी है आपका क्या क्या बीमारी है, क्योंकि कीमोथेरेपी का मेडिकेशन का और आपका बीपी, शुगर और थायराइड कोई भी मेडिकेशन का इंटरैक्शंस चेक करना जरूरी है। सो इसीलिए आपको क्या क्या पहले से क्या क्या तकलीफ है ये सारा चीज डॉक्टर को बताइए, और क्या क्या मेडिकेशन यूज कर रहा है वो भी बताना जरूरी है, ताकि इंटरैक्शंस चेक करके अगर कोई खास इंटरैक्शन है तब कुछ दवा को चेंज करना भी जरूरत रहता है। और अगला सवाल क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव, मतलब लाइक आयुर्वेदिक दवा ले सकता है क्या? देखो ये तो मैं तो बिल्कुल मना नहीं करता हूँ। मैं वाराणसी में भी काम किया था, बिहार में भी काम किया था। बहुत सारा लोग रहता है सर हम आयुर्वेदिक का दवा ले रहा हूँ, कुछ पेशेंट्स को अच्छा हुआ है। देखो ये सब कुछ फॉल्स प्रोपागेंडा है, ठीक है। मैं 10 साल से ये फील्ड पे है, कैंसर फील्ड पे, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी पेशेंट को तो आयुर्वेदिक दवा लेके उसका कम होने वाला तो कोई भी अभी तक तो किसी को भी नहीं देखा है। और ये एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि देखो हम कोई भी आपका बीपी शुगर का दवा भी आप लोग ले रहे तो उसका और मेरा कीमोथेरेपी मेडिकेशन का इंटरेक्शन चेक करके तब हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं। लेकिन आप आयुर्वेदिक का दवा ले रहे हैं तो एक बार अंदर जाने के बाद, बॉडी के अंदर जाने के बाद, आपका आयुर्वेदिक का मेडिकेशन का, हमारा कीमोथेरेपी का मेडिकेशन का अंदर क्या होता है किसी को भी पता नहीं रहता है, ठीक है। और बहुत सारा पेशेंट्स को मैंने देखा है लिवर फेल्यूर, किडनी फेल्यूर होके ये आयुर्वेदिक मेडिकेशन लेने के बाद, अगर उस सिचुएशन में पेशेंट लैंड गए हुआ है तो देन डॉक्टर भी हेल्पलेस रहता है। सो इस क्लास में मेरा एक जो मतलब बार बार बताना चाहता हूँ, आयुर्वेदिक मेडिकेशन तो मत ले लो, क्योंकि इसका कोई खास एविडेंस नहीं है और इसका रिस्क ज्यादा रहता है। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स। देखो साइड इफेक्ट्स का मैंने 3 तरीका का डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है कि इन्फ्यूजन देने के टाइम पे, मतलब अगर मैंने बताया था ये कीमोथेरेपी इंजेक्शन सलाइन पे मिक्स करके नस के द्वारा देना रहता है, उस टाइम पे इन्फ्यूज करने के टाइम पे सिर्फ नॉर्मल सलाइन जैसा ही, लेकिन हर इंजेक्शन का थोड़ा रिएक्शन आने का चांस रहता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करके। तो जाने के टाइम पे आप लोग ध्यान पे रहना है, कोई बॉडी पे रैशेस कुछ आ रहा है क्या, खुजली कुछ हो रहा है क्या, और सांस लेने का तकलीफ और कोई भी जगह पे स्वेलिंग ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूर सिस्टर को और डॉक्टर को बताना है। ये सब कुछ प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्शन देने के पहले ही हम कुछ मेडिकेशंस, प्री मेडिकेशंस करके दे देता है, ताकि ये रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को ऐसा सिम्टम्स आ रहा है तो जरूर डॉक्टर को और नर्स को उधर बताना जरूरी है। इसका रिएक्शन का इंसिडेंस बहुत कम है, लेकिन उसको अगर टाइमली पकड़ लिया तो मतलब आइडेंटिफाई किया है तो उसका अच्छा खास ट्रीट कर सकता है। लेकिन इसके डरने के लिए कोई बात तो नहीं है। और एक बार खत्म होने के बाद इन्फेक्शन, वो इंजेक्शन सारा खत्म होने के बाद पेशेंट घर चला जा सकता है, और उसके बाद अगले 3 हफ्ते के बाद फिर से नेक्स्ट सेशन रहेगा। जनरली हम फर्स्ट साइकिल कीमोथेरेपी होने के बाद पेशेंट्स को 1 हफ्ते के बाद बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार कीमोथेरेपी ले रहे हैं, पेशेंट का क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसका मेडिकेशन के हिसाब से क्या साइड इफेक्ट्स हो रहा है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारा चीज चेक करने के लिए पहला साइकिल में 1 हफ्ते के बाद आना जरूरी है। और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और अच्छा खास मतलब सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं है तो देन नेक्स्ट साइकिल से बीच में आने का जरूरत नहीं रहता है, हर 3-3 हफ्ते में एक बार आके कीमोथेरेपी लगवा के चला जा सकता है। सो क्या क्या चीज के ऊपर हम ध्यान रखना पड़ता है कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी का बीच में साइड इफेक्ट्स के बारे में? सबसे पहले क्या है कि उल्टी, ये कीमोथेरेपी होने के बाद 3-4 दिन नहीं तो 4-5 दिन रहने का चांस रहता है। अगला थिंग वॉज मुंह में छाला बनना, निकलने के लिए थोड़ा तकलीफ होना, पतला जुलाब होना, हाथ पैर में झुंझुनाहट रहना और हेयर फॉल होना। सो ये सारा चीज कीमोथेरेपी की वजह से हो सकता है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि खून के ऊपर, हमारा खून पे 3 तरीका का कंपोनेंट्स रहता है, लाल कलर वाला दैट इज हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और सफेद वाला खून। ये तीनों में भी कीमो का असर रहता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ है, लाल कलर वाला कम हुआ है तो देन उसकी वजह से पेशेंट को कमजोरी आने का चांस रहता है। आप लोग सुना होगा हर पेशेंट कीमोथेरेपी लेने के बाद थोड़ा वीक हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है, ये सारा चीज उसकी वजह से। अगर पेशेंट का कीमोथेरेपी की वजह से
हीमोग्लोबिन कम हुआ है, देन पेशेंट को थोड़ा कमजोरी आने का चांस रहता है। सिमिलरली पेशेंट का नॉर्मल पेशेंट को प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक रहता है, 2 लाख तक रहता है। कीमोथेरेपी के बाद अगर मान लो ये प्लेटलेट काउंट 20,000 के नीचे गिर गया, तब पेशेंट का छोटा छोटा ब्लीडिंग, लाइक ब्रश करने के टाइम पे, पेशाब करने के टाइम पे और बाथरूम जाने के टाइम पे माइल्ड ब्लीडिंग होने का चांसेस है, और थोड़ा थोड़ा बॉडी पे रैशेस भी आने का चांस रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सफेद वाला खून, उसको हम WBC बोलता है। मैंने इधर एक ग्राफ किया था। सो जनरली कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी का बीच में WBC काउंट ऐसा कम होके और देन अपने आप से वो नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए हम कीमोथेरेपी का बीच में थोड़ा गैप रखते हैं, ताकि ये WBC काउंट थोड़ा कम होने वाला फिर से रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम देना जरूरी। सो अगर मान लो आपका पेशेंट का कीमोथेरेपी देने के बाद अगर सच में WBC काउंट गिर गया, अगर इतना लो WBC काउंट अगर किसी को भी रहता है, देन पेशेंट का इन्फेक्शन पकड़ने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। और इन्फेक्शन आ गया तो इन्फेक्शन पता करने के लिए उसका सबसे पहला साइन होता है बुखार। देखो हर पेशेंट हमको कॉल करके बोलता है सर हमको बुखार आ रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, बुखार जैसा लग रहा है। देखो बुखार जैसा लगना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको बुखार जैसा लग रहा है तो एक थर्मामीटर ले, थर्मामीटर लेके उसको मापना जरूरी है। ठीक है, अगर किसी को भी 100 के ऊपर बुखार जैसा लगता है, देन वो हम बुखार मानता है। लेकिन अगेन कीमोथेरेपी का बीच में अगर किसी को भी बुखार आया है, ये जरूरी नहीं है ये सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है करके। WBC कम होके इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो रहा है, बहुत सारा कारण भी हो सकता है। लेकिन आप लोग का दिमाग पे सबसे पहला चीज यही रहना है, मे बी पेशेंट का WBC काउंट कम होके इन्फेक्शन पकड़ के बुखार आ रहा है, ये पहला सोच होना। ठीक है, सो इसीलिए तुरंत पेशेंट डॉक्टर के पास आके दिखाना है। हम आने के बाद WBC काउंट चेक करके अगर मान लो WBC काउंट नॉर्मल रहता है, देन वो नॉर्मल इन्फेक्शन है। सो इसी के लिए कुछ ओरल टैबलेट लिख के उसको ट्रीट कर सकता है। अगर सच में पेशेंट का WBC काउंट कम है, देन उसको तुरंत WBC काउंट बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्शंस और इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स, ये सब कुछ टाइम पे देना जरूरी है। क्यों ये चीज बताना होना, हर फीवर लो WBC काउंट की वजह से नहीं होता है। लेकिन आप लोग का ये पहला सोच होना है, मे बी मेरा WBC काउंट कम हुआ है उसकी वजह से मेरा फीवर आया करके। अगर WBC काउंट नॉर्मल है तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन अगर सच में WBC काउंट कम है और आप लोग नेग्लेक्ट किया, देन ये बहुत खतरनाक इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। सो ये सारा साइड इफेक्ट्स पे अगर एक चीज पे ध्यान रखना है तो वो एक उल्टी पे रहना है, और दूसरा फीवर। किसी को भी बीच बीच में मतलब कीमोथेरेपी का बीच में इन्फेक्ट मतलब फीवर आया है, उसको नेग्लेक्ट मत करो। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर साइड इफेक्ट का ना ग्रेड रहता है। ग्रेड मतलब सीवियरिटी का, मतलब ग्रेड 1 मतलब 1 2 3 4 का सीवियरिटी। 1 मतलब बहुत कम का साइड इफेक्ट, सीवियर साइड इफेक्ट है, और 4 मतलब बहुत ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट। देखो 60 to 70% मतलब 70% लोगों में कोई भी कीमोथेरेपी ले रहा है ना, उसमें सिर्फ 1 और 2 सीवियरिटी का साइड इफेक्ट्स रहता है। सिर्फ 20 से 30% लोगों में एक ग्रेड 3 ग्रेड 4 का मतलब सीवियर साइड इफेक्ट्स होने का चांसेस सिर्फ 20 से 30% रहता है। मैंने इधर बहुत लंबा लिस्ट तो लिखा है, और डॉक्टर भी आप लोग का कीमोथेरेपी स्टार्ट करने के पहले बहुत लंबा लिस्ट एक कंसेंट फॉर्म देके उसमें साइन करने के लिए बोलता है। अगर आप एक कंसेंट उल्टे करके देख लिया तो उसमें बहुत सारा साइड इफेक्ट्स रहता है। देखो ये सारा साइड इफेक्ट्स आप लोग का होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई भी एक साइड इफेक्ट हुआ है तो वो भी इतना सीवियर का मतलब ग्रेड 3 ग्रेड 4 का आने का भी जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग पूछेगा तो सर कितना परसेंट चांस रहेगा हमको सीवियर साइड इफेक्ट आने का, तब ये 20 से 30% है। लेकिन 70% लोगों को ना एक सीवियर लाइक 1 और 2 मतलब छोटा छोटा साइड इफेक्ट्स, उसको पेशेंट हॉस्पिटल तक भी आना जरूरत नहीं रहता है, सिर्फ घर पे भी इसको मैनेज कर सकता है। ये बात याद पे रखना जरूरी है। ये सारा साइड इफेक्ट्स होने का जरूरी नहीं है। अगर कोई भी साइड इफेक्ट्स रहता है, आपका सीवियर साइड इफेक्ट होने का चांस सिर्फ 20 से 30% रहता है। लेकिन आपको पता नहीं है अगर वो सीवियर है नहीं है तो। अगर आपका पेशेंट ये 70% पे है और वो 30% पे है, किसी वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर आप छोटा ही साइड इफेक्ट को अगर आप इग्नोर किया है तो देन वो सीवियर तक होने का चांसेस रहता है। कोई भी साइड इफेक्ट है छोटा या बड़ा, डॉक्टर को बता दो। ठीक है, जरूर डॉक्टर से मिलके उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करवाओ, ताकि इसका सीवियरिटी को हम कम कर सकते हैं। ये साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी के बारे में। एंड देन लाइफस्टाइल बेस्ड गाइडलाइंस लाइक
अपार्ट फ्रॉम कीमोथेरेपी, मतलब कीमोथेरेपी और उसका साइड इफेक्ट के अलावा बहुत सारा चीज रहता है। लेकिन सबसे पहला क्या है कि एक घर पे मान लो एक बूढ़ा आदमी को कैंसर हुआ है, इसका छोटा छोटा बच्चा भी रहता है घर पे। बहुत सारा पेशेंट्स को मैंने देखा था, उसको आइसोलेट करके एक रूम पे रख के उसको अलग अलग तरीका से ट्रीट कर देता है। ऐसा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कैंसर कंटाजियस डिसीज नहीं है, ये एक आदमी से दूसरा आदमी को स्प्रेड नहीं होता है। और मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि वो चिल्ड्रन से खेल सकता है, ठीक है, सेफ सेम प्लेट यूज कर सकता है, सेम वॉशरूम यूज कर सकता है, सेम बेड यूज कर सकता है। उसको आइसोलेट मत करो, क्योंकि ये ऐसा वाला बीमारी नहीं है एक से दूसरे वालों को स्प्रेड होने वाला, मतलब ये कंटेजियस बीमारी नहीं है। अगर आप पेशेंट को ऐसा आइसोलेट करके रख किया है तो देन वो लोग पूरा डिप्रेशन में जाके उसका उसके हिसाब से ट्रीटमेंट में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। सो एक कंटेजियस डिसीज नहीं है, सबके साथ रह सकता है। लेकिन ओनली चीज क्या है कि थोड़ा क्लीनलीनेस रखना जरूरी है। हैंड वॉशिंग, फ्लश करना, मतलब हैंड वॉश करना हर बार टॉयलेट जाने के बाद, फ्रेशली कुक्ड वेजिटेबल्स को यूज करना, बार बार हैंड वॉश करना, ये सारा चीज थोड़ा क्लीनलीनेस रखना जरूरी है, लेकिन आइसोलेट करने का जरूरत नहीं है। और सेकंड, स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको, ये तो बिल्कुल मना है। ये स्मोक तो बिल्कुल नहीं करना है, उसकी वजह से तो कैंसर हो रहा है। और उसके बाद भी आप लोग स्मोक कर रहे हैं तो देन ट्रीटमेंट लेने का कुछ मतलब नहीं है। और थर्ड थिंग, क्लीनलीनेस और सोशल इंटरेक्शन। लाइक क्लीन तो मैंने अभी बताया था। आप लोग थोड़ा मतलब हाथ सब कुछ थोड़ा साफ करके रखो, हैंड वॉश यूज कर लो, स्टेरलाइज यूज कर लो। कोविड के बाद तो ये तो सब लोग को नॉर्मल हो गया है, हर लोग हर घर में तो एक स्टेरिलियम रहता है, तो उससे थोड़ा अच्छा खास क्लीन कर लो बस। और सबसे पहले और दूसरा क्या है कि सर बेड रेस्ट, कीमोथेरेपी का बीच में ना गैप 3 हफ्ता रहता है। ऐसे जरूरी नहीं है 3 हफ्ते पेशेंट कंप्लीट बेड रेस्ट लेने का, तो जरूरी नहीं। थोड़ा साइड इफेक्ट्स रहेगा, ओके। माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज, इवनिंग वॉकिंग, ऐसा कुछ किया है तो थोड़ा बॉडी भी एक्टिव रहता है। कंप्लीटली बेड रेस्ट मत अवॉइड कर लो, और एट द सेम टाइम सीवियर एक्सरसाइजेस ये सब कुछ भी अवॉइड कर लो। माइल्ड एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, एरोबिक्स, ऐसा करना थोड़ा बेटर रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक न्यूट्रिशन। सर कीमोथेरेपी की वजह से पेशेंट बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है, ये सबसे ज्यादा कंप्लेंट पेशेंट्स बता देता है। क्योंकि कीमोथेरेपी का एक साइड इफेक्ट है उल्टी, और दूसरा कैंसर का पहला लक्षण है भूख को कम करना और वजन को कम करना। सो ये सारे की वजह से ना पेशेंट को खाने का मन तो नहीं लगता, इच्छा नहीं रहेगा, टेस्ट भी नहीं रहेगा। लेकिन उसको लोगों को जबरदस्ती मत कर लो, लेकिन इसको थोड़ा तरीका से चेंज करना है, डाइट हैबिट्स चेंज करना है। सुबह, दोपहर और शाम को ऐसा 3 टाइम्स डिवाइड करके तो मत दे दो। कभी भी पेशेंट पूछता है, हर घंटे में थोड़ा फ्रीक्वेंट और स्मॉल मील्स, हर घंटे में थोड़ा थोड़ा फूड दिया है तो थोड़ा बेटर रहता है, रादर देन सुबह, दोपहर और शाम को ऐसे मत डिवाइड कर लो। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स कर लो, उससे थोड़ा पेशेंट को भी थोड़ा इजीली डाइजेस्ट होना, वो उल्टी फीलिंग नहीं आना, ये सब कुछ रहता है। और लास्ट चीज, ड्राइविंग। सर हम ड्राइविंग कर सकते हैं क्या, कार ड्राइविंग, बाइक ड्राइविंग? सो जनरली अवॉइड करने के लिए बोल देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को भी करना है अंडर सुपरविजन करना बेटर है, ऐसा कुछ गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन कीमोथेरेपी के बीच में बेटर टू अवॉइड ड्राइविंग। सो दीज आर द लाइफस्टाइल बेस्ड गाइडलाइंस। सो समरी करना है तो, कोई भी आपका कैंसर का सिम्टम्स है, सबसे पहले जाके बायोप्सी करवा लो, स्कैन करना है स्टेजिंग के लिए। और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले ये सारा चीज आपको जानना जरूरी है। लाइक कौन सा तरीका का कैंसर है, कौन सा जगह पे कैंसर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सा स्टेज का कैंसर है, और ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है, ठीक है। सबसे ये ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर क्यूर करने के लिए ट्रीटमेंट दे रहा है, नहीं तो सिर्फ बीमारी को कंट्रोल करना। देखो, बीमारी को कंट्रोल करके जिंदगी को लंबाई करना भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने बताया बीमारी को 100 से 0 नहीं होता है। आप लोग ये भी सोचना है 100 से 10 तक भी हम लेके आ सकता है स्टेज 4 पे। अभी बहुत सारा मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ये सब कुछ भी हुआ है। सो बेटर रहेगा स्टेज 4, स्टेज 3 कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, ठीक है। बेनिफिट कितना है और रिस्क और बेनिफिट में ज्यादा कौन सा है, ये चीज के हिसाब से ही कोई भी डिसीजन लेता है। ये कीमोथेरेपी के बारे में नहीं है, आप लाइफ में कोई भी चीज ले लो, हम कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना बेनिफिट मिलने वाला है। अगर कोई बेनिफिट ज्यादा है तो तभी हम आगे बढ़ेगा ना, अगर रिस्क ज्यादा है तो कौन आगे बढ़ता है। सो सिमिलरली कीमोथेरेपी, अगर आप 3 हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास आए, लेकिन मेरे मान लो मेरे पास आया है और पेशेंट का WBC काउंट कम है, तब हम कीमोथेरेपी दिया है तो हम खुद पेशेंट को रिस्क में डाल रहे हैं। बेनिफिट का तो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि कीमोथेरेपी देने से और काउंट्स कम हो जाएगा। सो कोई भी डॉक्टर ना उसको पेशेंट को रिस्क ज्यादा नहीं देना चाहता, ठीक है। आपका सवाल तो सही है,
बेनिफिट, मतलब अगर कीमोथेरेपी डिले हुआ है तो बीमारी बढ़ेगा क्या? या डेफिनेटली थोड़ा रिस्क तो रहता है बीमारी बढ़ने का चांसेस, लेकिन आपका इन्फेक्शन का रिस्क और ये आपका कैंसर बढ़ने का रिस्क दिया है, देख लिया है, तो आपका इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो इसीलिए कीमोथेरेपी को रोकना, जब तक आपका काउंट्स को और इन्फेक्शन को ट्रीट होने तक वेट करना जरूरी है। सो ये चीज याद पे रखो ना, या कीमोथेरेपी लाइफ में कोई भी चीज, आपको रिस्क मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, दोनों पे कौन सा ज्यादा है, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर आपका मना कर रहा है तो देन आप लोग ये सोचना पड़ेगा, देने से आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है इन्फेक्शन का। यस, वो बढ़ने का भी थोड़ा चांस रहता है, लेकिन ये वाला रिस्क थोड़ा ज्यादा है। जी, बहुत अच्छे से समझाया। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या पपीते के पत्ते खाने से, उसका जूस पीने से WBC बढ़ जाता है? नो, नो, या ये तो बहुत सारा पेशेंट्स भी बोलता है। देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है, खास गाइडलाइंस नहीं है। हम कुछ अगर ऐसा कुछ है तो वी विल चेक द CBC का सारा पैरामीटर चेक करके, कुछ विटामिन का टैबलेट, मान लो फोलिक एसिड कम है तो फोलिक एसिड, B12 कम है तो वो, अगर आयरन कम है तो वो टैबलेट्स, ये सब कुछ देने से थोड़ा बढ़ने का चांस है। लेकिन ये जूसेस ये सब कुछ, देखो इसका तो एविडेंस तो नहीं है। मैं तो मना करने के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि जी बेनिफिट क्या मिलने वाला है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन रिस्क तो ज्यादा मिलने वाला है ये जी जूसेस से सब कुछ लेने से। सो जी इसीलिए मैं अवॉइड करने के लिए बोल देता जी। जब WBC काउंट लो होता है या हीमोग्लोबिन लो चला जाता है, तो कुछ आप लोग इंटरवेंशन बताते हैं, कुछ ग्राफील इंजेक्शन बताते हूँ। हैं, यस। आयरन इंजेक्शन बताते हैं। क्या उसको लेने के बाद कुछ टाइम वेट करना पड़ता है आगे कीमोथेरेपी लेने के लिए? और क्या एक स्टैंडर्ड टाइम है कि हर एक पेशेंट को 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, और डज इट हर एक पेशेंट के साथ अलग होता है, कितना दिन लगता है? नहीं, वो हर एक पेशेंट का अलग रहता है। जनरली अगर मान लो पेशेंट का, हम पहले ही पेशेंट को देखने के बाद अगर हमको लग रहा है उसका थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है WBC काउंट गिरने का, देन पहले ही इसका दूसरा दिन और तीसरा दिन पे वो ग्राफिल का इंजेक्शन दे देता है। पेग ग्राफिल का इंजेक्शन अगर दिया है तो वो एक इंजेक्शन काफी है। पेग ग्राफिल का इंजेक्शन, अगर ग्राफिल का इंजेक्शन दे रहा है तो वो डेली का डोज रहता है। सो वो डेली हम काउंट्स मॉनिटर करके, जब तक वो काउंट्स नहीं बढ़ेगा तब तक वो देना जरूरी है। सो वो डिपेंड हो जाता है। सो उसका तो 3 डोसेस 4 डोसेस जैसा तो नहीं बोल सकता हूँ। अगर किसी पेशेंट को एक दिन में बढ़ गए तो देन दूसरा डोज देने की जरूरत नहीं ना। सो लेकिन वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पेग GCSF का डोज है तो सिंगल डोज रहता है, दूसरा दिन और तीसरा दिन पहले ही हम एंटिसिपेट करके, अगर पेशेंट एज थोड़ा ज्यादा है, इसका रिस्क थोड़ा ज्यादा है करके सोच लिया, तो दूसरा दिन और तीसरा दिन ही हम वो लगवा दे देता है। मान लो अगर पेशेंट फिट है, उसके बाद भी पेशेंट को काउंट्स गिर गया है, तब ये ग्राफिल का इंजेक्शन हर रोज काउंट्स मॉनिटर करके वो बढ़ने तक देना बेटर रहेगा। जी। मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं खासकर अब आपसे पूछना चाहती हूँ। या कीमोथेरेपी लगते ही बहुत लोग अपने आप को, अपना सोशल लाइफ बंद कर देते हैं, बाहर जाना बंद कर देते हैं, अपनी उनकी जिंदगी थम सी जाती है। तो ऐसा करना चाहिए कि वो बाहर घूमने नहीं जा सकते, पिक्चर देखने नहीं जा सकते, आ, चलिए शॉपिंग करने नहीं जा सकते? बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं, क्या उनको या डर लगता है? तो इसमें कितना सच्चाई है डॉक्टर नो, रवि? दो चीज है उसमें। देखो, एक कीमोथेरेपी का गैप तो 3 हफ्ता रहता है। 3 हफ्ते आप बेड पे रख के तो बोर हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा का सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं है, कमजोरी नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा माइल्ड एक्टिविटीज कर सकते हैं, लाइक इवनिंग वॉकिंग, सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंड से जाके मिलना। लेकिन एक चीज है, बेटर टू अवॉइड द क्राउडेड प्लेसेस। ओके, क्योंकि उससे थोड़ा इन्फेक्शन आपको आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहता है। सो उसके ऐसा अलावा आप छोटा छोटा चीज कर सकते हैं, लाइक माइल्ड वॉकिंग, एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस, ये सब कुछ, मूवी देखना, ये सब कुछ। और आउटसाइड का फूड्स जनरली हम अवॉइड करने के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि मेरा लिए कितना रिस्क रहेगा, आपके लिए भी उतना ही रिस्क सेम रहता है। मतलब बाहर का खाना दिया है तो देन गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस आने का चांस है। मुझको गैस्ट्रोएंटेराइटिस आया है तो मैं रिकवर होने के लिए 2 दिन में रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई कैंसर का पेशेंट को गैस्ट्रोएंटेराइटिस आया है, देन उससे रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो जी इसीलिए अवॉइड करने के लिए बोल देता हूँ। ऐसा ऐसा कुछ खास नहीं है, वो मत खा लो ये मत कर लो करके। सिर्फ इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा कम करने के लिए वो अवॉइड करना बेटर रहेगा। लेकिन जी बिल्कुल नहीं जाना ऐसा तो कुछ नहीं। यू कैन जी गो, यू कैन हैव वॉकिंग, मीट योर फ्रेंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रवि, कीमोथेरेपी देने से पहले, संजीव जी लास्ट क्वेश्चन है बहुत,
प्री मेड देते हैं। डॉक्टर अशोक भी हैं, उनसे हम क्वेश्चन ले हाँ सकते हैं। हाँ जी जी। प्री मेड्स, क्योंकि कीमोथेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं तो प्री मेड के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। पहले से ही नींद आना शुरू हो जाता है, थोड़ा लेथार्जी आना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा हमारे सब लोग जो जुड़े हैं उनको प्री मेडिकेशन के बारे में भी एजुकेट कीजिएगा या डॉक्टर। जब मैं साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया तो मैंने 3 तरीके का डिवाइड किया है, मतलब कीमोथेरेपी देने के टाइम पे इन्फ्यूजन रिएक्शंस और कीमोथेरेपी देने के बाद आने वाला रिएक्शंस। वो इन्फ्यूजन रिएक्शंस को और ये उल्टी ये सब कुछ को कम करने के लिए जनरली वी विल गिव दिस प्री मेडिकेशन। सो ये प्री मेडिकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कीमोथेरेपी के पहले ये देना जरूरी है, ताकि आपका ये सारा साइड इफेक्ट्स को थोड़ा रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। अगर वो नहीं लिया है तो देन ये सारा रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा। सो प्री मेडिकेशंस एंड देन पोस्ट मेडिकेशंस। पोस्ट मेडिकेशंस में भी कुछ उल्टी कम करने के लिए कुछ आपका काउंट्स बढ़ाने के लिए कुछ टैबलेट्स से सब कुछ लिख के दिया जाता है और इन्फेक्शन को थोड़ा प्रिवेंट करने के लिए। सो प्री एंड पोस्ट मेडिकेशंस के ऊपर भी आप लोग ध्यान रखना है।